जगत मोहनीरा पार्ट 4 के अंतर्गत हम जीवाणुओं में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणुओं में जनन। देखिए, जीवाणु में जनन तो प्रायः वर्धी और अलैंगिक विधि द्वारा होता है। वर्धी और अलैंगिक। वर्धी जनन इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ जीवाणुओं में लिंगी जनन भी होता है, इसको कहते हैं लैंगिक जनन। इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जो क्या करते हैं कि सबसे पहला वर्धी जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्धी जनन, देखिए वर्धी जनन जो होता है दो विधियों द्वारा होता है। ठीक, कौन कौन? एक होता है मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई बडिंग, बाई बडिंग। दूसरा होता है विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा। इसको कहते हैं बाई बाइनरी फिशन, इसको कहते हैं बाई बाइनरी फिशन। तो ये दो विधि होती है। सबसे पहले मुकुलन का हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है कि जीवाणुओं में जो जनन होता है उस जनन में मुकुलन जो होता है एक सामान्य विधि होती है। तो अनुकूल परिश्रम जीवाणु कोशिका क्या करती है? आकार में बढ़ती है। सॉरी, इसमें है मुकुलन में, जैसे कोई भी जीवाणु कोशिका होती है। ठीक, ये जीवाणु कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका के सिरे पर आउटग्रोथ बहिर्वृद्धियाँ निकलती हैं। ऐसे बहिर्वृद्धियाँ निकलती हैं। धीरे धीरे ये बहिर्वृद्धियाँ बड़ी हो जाती हैं और बड़ी हो करके इस मातृ कोशिका से अलग हो जाती हैं और अलग हो करके एक नए जीवाणु कोशिका का निर्माण करती हैं। तो ये क्रिया मुकुलन कहलाती है। ठीक है। दूसरा जो होता है विखंडन द्वारा होता है। विखंडन में क्या होता है? एक ये जीवाणु कोशिका है, यही जीवाणु कोशिका जो होती है ये लंबाई में ऐसे वृद्धि करती है। ठीक, जीवाणु कोशिका क्या की? लंबाई में वृद्धि की। तो लंबाई में वृद्धि कर रही है। इस वृद्धि के साथ साथ जो होता है इसके मध्य की भित्ति अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, अंतर्वलित या धंस जाती है। ये अंदर की तरफ क्या होती है? धंस जाती है। ठीक, और फिर यही अंदर की ओर धंस करके ये अंदर ही अंदर डिवाइड हो करके ऐसे डिवाइड हो जाएगी और दो पुत्री कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक, तो इसको कहते हैं विखंडन कहते हैं। फिर सुनिए, जीवाणु कोशिका जो होती है अनुकूल परिस्थितियों में अपने आकार में वृद्धि करती है। ठीक, वृद्धि के साथ साथ इसके मध्य का जो भाग होता है भित्ति का, वो अंदर की तरफ क्या होता है? धंसने लगता है। और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ धंसता जाता है तो ये जो एक कोशिका है ये अंदर ही अंदर विभाजित हो करके दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तो इस क्रिया को जो कहते हैं बाइनरी फिशन कहते हैं या विखंडन कहते हैं। ठीक है। अब हम इसके साथ अब हम वर्धी जनन तो दो विधि हो गई। एक हो गया कौन सा?
वर्धी जनन में मुकुलन और एक विखंडन। तो यहीं पे हम एक चर्चा कर देते हैं कि जो जीवाणु कोशिका होती है, एक जीवाणु कोशिका, एक जीवाणु सेल जो होती है, ये 20 मिनट में 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। ठीक, 20 मिनट में कितने में? 2 में हो जाएगा। फिर ठीक 40 मिनट में 4 में। इस तरह से 24 घंटे में 3 × 10⁻21 कोशा में जो होता है ये बढ़ जाता है। 3 × 10⁻21 कोशिकाओं में क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, हमने कहा 20 मिनट में 2 कोशिका बटी, 40 मिनट में 4, तो 1 घंटे में 8। इस तरह से 24 घंटे में 3 × 10⁻21 कोशिकाओं में क्या होती है? ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्धिजन। दूसरा जो होता है आलिंगी जनन, इसको एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें क्या होता है, देखिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये 3 विधियों द्वारा होता है। एक होता है अंतःबीजाणु द्वारा, दूसरा होता है कोनिडिया द्वारा, तीसरा होता है चल बीजाणु द्वारा। ठीक, तो अंतःबीजाणु द्वारा क्या होता है कि जैसे क्लास्ट्रीडियम है, जो क्लास्ट्रीडियम वंश के जो जीवाणु होते हैं, है ना, उनमें अंतःबीजाणु पाया जाता है। तो हमने कहा कि 3 विधि इसके होते हैं एसेक्सुअल के। एक होता है बाई एंडोस्पोर। ठीक, बाई एंडोस्पोर एक होता है। दूसरा जो होता है इसमें कि बाई कोनिडिया। ठीक है, बाई कोनिडिया। तो दूसरा जो होता है इसका बाई कोनिडिया। तीसरा होता है बाई जू स्पोर, चल बीजाणु द्वारा। तो ये 3 इसमें कैटेगरी होती है। इसमें 3 विधियां होती हैं, 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें जो अंतःबीजाणु है, अंतःबीजाणु में क्या होता है कि जो क्लास्ट्रीडियम वंश के जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं में जनन जो होता है अंतःबीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका होती है, ये सपोज दैट जीवाणु कोशिका है। ठीक, तो जीवाणु कोशिका में एक क्या होता है, अंतःबीजाणु उत्पन्न होता है। तो अंतःबीजाणु जीवाणु के मध्य भाग में या किनारे स्थित रहता है, या तो यहाँ पे मध्य भाग में या यहाँ किनारे। ठीक है, इसी कहते हैं एंडोस्पोर कहते हैं। बात समझे? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु का जब जीवद्रव जो होता है सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ करके उसका आकार कुछ गोल हो जाता है, तो इसके चारों तरफ एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का क्या होता है, निर्माण। ऐसे जो होती है कड़ी प्रतिरोधक जो होता है भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये जो कड़ी प्रतिरोधक जो भित्ति बनती है ना, जिसका निर्माण होता है, तो अंतःबीजाणु के निर्माण में क्या होता है कि देखिए प्रारंभ में डीएनए जो होता है द्विगुणन द्वारा एक लंबा जो होता है अक्ष बनाता है। ठीक, तो जब एक लंबा अक्ष बनाएगा तो दोनों गुणसूत्र, ठीक है, दोनों गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, और फिर अलग अलग स्थानों पर चले। कहाँ पर? कोशिका के अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। तो जब ये पृथक हो गया और अलग अलग स्थानों पर पहुँच गए, तो
इसमें क्या होता है कि जब अलग अलग स्थान में पहुंच जाएंगे तो इसमें कोशिका के मध्य किनारे समीप इसी के नज़दीक में एक अंतःबीजाणु उत्पन्न होता है। तो ये जो डीएनए के चारों ओर एकत्र होने लगते हैं, अंतःबीजाणु जो होते हैं वो आरएनए बनाने में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के चारों ओर क्या होते हैं, एकत्र होने लगते हैं और कोर बनाते हैं। तो यहाँ ये देखिए रचना कि जो आरएनए तथा कुछ प्रोटीन्स होते हैं ये इसके चारों ओर ऐसे जो होते हैं कोर बनाए लगते हैं। ठीक, ये प्रोटीन का कोर होता है तो ये कोर बनने लगेंगे। तो ये जो कोर बन जाता है ना, ये जीवाणु का या बीजाणु का जीवित भाग है। तो कोर में क्या होता है, डाईपीकोलोनिक अम्ल जो होता है, डाईपीकोलोनिक अम्ल तथा कैल्शियम होता है जो इस जीवाणु को तापरोधी बनाते हैं। ठीक, और इस कोर के चारों ओर अंतःबीजाणु पट, तो ये देखिए क्या है, ये अंतःबीजाणु पट है। ठीक है, इस अंतःबीजाणु पट जिसमें क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली बन जाएगा और फिर अन्य परतों के निर्माण से अंतःबीजाणु जो होता है वो बन जाता है। तो इस तरीके से ये तो हो गया अंतःबीजाणु द्वारा। ठीक, दूसरा होता है बाइकोनिडिया। तो बाइकोनिडिया में क्या होता है कि जैसे कोई जीवाणु कोशिका है, कोई जीवाणु कोशिका है, तो जीवाणु कोशिका क्या होता है, जैसे तंतुमय है, ये मान लीजिए जीवाणु कोशिका है, ये जो होता है इस तरीके से जीवाणु कोशिका है। ठीक, तो इस जीवाणु कोशिका के सिरे पर ऐसे कुछ बीजाणु संरचनाएं बनने लगती हैं। ऐसे ये ऐसे बीजाणु सम क्या बनती हैं, रचनाएं। तो जो ये बीजाणु की जो रचना युक्त श्रृंखला बनती है इसी को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया है, इसी को कोनिडिया कहते हैं। तो इसी कोनिडिया का प्रत्येक जीवा, यही कोनिडिया है ना, अर्थात प्रत्येक कोनिडिया एक नए जीवाणु को जन्म देता है। ठीक है, ये जब अलग होने लगेगा तो यही जो होता है अलग होकर के नए जीवाणु कोशिका का निर्माण करेगा। तीसरा जो होता है इसमें चल बीजाणु का। चल बीजाणु में क्या होता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जीवाणु कोशिका जो होती है कुछ गतिशील बीजाणु बनाती है, मोटाइल स्पोर जिसको कहते हैं, गतिशील बीजाणु बनाती है जिसे चल बीजाणु कहते हैं। अरे भाई गतिशील अगर हो गया तो वो चल ही है। चल बीजाणु बनाती है जिसे जू स्पोर कहते हैं, है ना। तो ये जू स्पोर नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, ये जू स्पोर जो होते हैं नई कोशिकाओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो इस तरीके से इसमें 3 हो गया बाय एंडोस्पोर। हम लिख देते हैं अंतः बीजाणु द्वारा बाई कर्ण द्वारा, कोनिडिया द्वारा। और ये है चल बीजाणु द्वारा। ये 3 कैटेगरी इसकी होती है। अब इसमें हम अध्ययन करेंगे तीसरा जो होता है, जैसे कि कुछ जीवाणुओं में लिंगी जन्म भी होता है। लिंगी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कुछ जीवाणुओं में होता है। तो देखिए जो ये क्या कहते हैं कि लिंगी जन्म जो था, है ना, इसको किसने दिया था, लेडर वर्ग तथा टाइटम ने। लेडर वर्ग तथा टाइटम ने दिया था। इसकी विचारधारा इसको सिद्ध किया था कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन की 3 विधियाँ होती हैं। लैंगिक जनन की 3 विधियाँ कौन कौन से, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं रूपांतरण।
इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं पारक्रमण, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं संयुग्मन, मतलब इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब देखिए इसमें कि जो रूपांतरण है ना, देखिए रूपांतरण में जो क्या था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स ने इसका जो होता है खोज की थी। जैसे क्या होता है कि यदि किसी जीवाणु का जो होता है उसी जात के दूसरे स्ट्रेन के मित्र जीवाणुओं के साथ अगर पोषण माध्यम में संवर्धन कराया जाता है तो नए उत्पन्न जीवाणु की आनुवंशिक रचना जो होती है वो रूपांतरित हो जाती है। हम एक फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं कि क्या है कि जैसे अभी इसके पहले हम जीवाणुओं में चर्चा किया था हमने कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, फिर इसमें हमने कहा था कि उसी को कहते हैं कैप्सुलेटेड एक नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, तो जैसे जिसमें स्लाइम से बनी कैप्सूल युक्त आवरण होगा उसे कैप्सुलेटेड कहेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसको नॉन कैप्सुलेटेड कहेंगे। तो सपोज दैट ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, कैसा है, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया का। ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक। ये यहाँ लिख देते हैं डीएनए, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए है। इसी को कहते हैं ORR, वायरुलेंट। वायरुलेंट मीन्स होता है उग्र, वायरुलेंट बैक्टीरिया, ठीक। तो एक कैप्सुलेटेड जीवाणु का संवर्धन एक नॉन कैप्सुलेटेड ORR, ये भी डीएनए है, ORR ए वायरुलेंट, इसको कहते हैं अनुग्र, ठीक। उग्र, अनुग्र। तो एक कैप्सुलेटेड जीवाणु का डीएनए निकाल करके एक कैप्सूल रहित, ये कैप्सूल युक्त जीवाणु का डीएनए निकाला गया, उसका संवर्धन पोषण माध्यम में उसका संवर्धन एक नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है, कैप्सूल रहित युक्त जीवाणुओं के डीएनए के साथ संवर्धन कराया जाता है। तो संवर्धन कराने पर कौन से जीवाणु उत्पन्न होते हैं, कैप्सुलेटेड जीवाणु उत्पन्न होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ये उत्पन्न होता है। फिर इसकी जब अगली जनरेशन आती है तो अगली जनरेशन में भी वही कैप्सुलेटेड जीवाणु जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, ठीक। अर्थात टू प्रोजनी माने होता है शिशु होता है, टू प्रोजनी, दो जो होता है जो शिशु कोशिकाएं बनती हैं वो भी कैप्सुलेटेड होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, एक कैप्सुलेटेड जीवाणु का एक नॉन कैप्सुलेटेड जीवाणु में रूपांतरण हो गया, और रूपांतरण के फलस्वरूप जो जनरेशन अगली आई उसमें क्या था, कैप्सूल युक्त जीवाणु ही उत्पन्न हुए, ठीक है।
तो ये क्या हो गया? रूपांतरण। इसी को कहते हैं रूपांतरण। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये है पहला वाला रूपांतरण। इसकी खोज किसने किया था? ग्रिफिथ्स ने। अब दूसरा जो होता है ट्रांसडक्शन, पारक्रमण। पारक्रमण में क्या है कि पारक्रमण में एक जो जीवाणु कोशिका होती है, ठीक है, पारक्रमण में क्या होता है? एक जीवाणु कोशिका होती है और वो जीवाणु कोशिका, ठीक है, पर जब कोई जीवाणु भोजी विषाणु बैठता है, ये ठीक, तो इसका आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, ये निकल करके पोषी कोशिका में मिल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पारक्रमण कहते हैं। अर्थात जीवाणु के गुण जीवाणु भोजी विषाणु के डीएनए द्वारा दूसरे जीवाणु में क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीवाणु भोजी जो होते हैं, है ना, एक प्रकार के क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, ठीक है। एक प्रकार क्या है? विषाणु, मतलब जीवाणु के ऊपर रहने वाला एक प्रकार का क्या है? विषाणु है। तो जीवाणु भोजी में डीएनए होता है और यही डीएनए दूसरी कोशिका में, अर्थात किसमें? जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं पारक्रमण कहते हैं, ठीक। तीसरा जो होता है संयुग्मन। तीसरा जो होता है संयुग्मन होता है। संयुग्मन में क्या होता है कि एक जीवाणु कोशिका, ऐसे जीवाणु कोशिका है, एक जीवाणु कोशिका दूसरी जीवाणु कोशिका से समानांतर ऐसे लगती है और फिर ऐसे इसमें मुकुल जैसी रचना बनती है और ग्रोथ बहिर्वृद्धियाँ निकलती हैं, ठीक है। फिर यही बहिर्वृद्धियाँ आपस में मिल करके एक ट्यूब लाइक रचना का निर्माण करती हैं। ये ट्यूब लाइक रचना का क्या मतलब? दोनों बहिर्वृद्धियाँ आपस में मिल जाती थी। ये जो क्या है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, ठीक। अब इस कॉन्जुगेशन क्रिया में एक जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ यहीं से टूट करके दूसरी जीवाणु कोशिका में मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार की क्रिया जो होती है वो कॉन्जुगेशन कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है, ठीक। तो ये तो हो गया जनन का। इस जनन से संबंधित हो गया संयुग्मन। अब देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं में आर्थिक महत्व, ठीक। जीवाणुओं में आर्थिक, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व लिखेंगे। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, ये जीवाणु का आर्थिक महत्व। देखिए जीवाणु जो होते हैं लाभप्रद भी होते हैं, हानिप्रद भी होते हैं, ठीक। लाभप्रद जीवाणु भी होते हैं और क्या होते हैं? हानिप्रद। तो इनकी दो क्रियाएं हैं। तो एक होता है हानिप्रद क्रियाएं, एक होता है लाभप्रद क्रियाएं, ठीक। यूजफुल एक्टिविटीज़, हार्मफुल एक्टिविटीज़, तो दो हो गया। अब ये लाभप्रद क्रियाएं क्या होती हैं? लाभप्रद क्रियाओं में क्या होता है? जैसे जीवाणु जो होते हैं कृषि के क्षेत्र में, नंबर एक लाभप्रद की है, लाभप्रद। एक होता है कृषि में, ठीक, पहला हो गया। कृषि में क्या है?
कि जो जीवाणु होते हैं, है ना, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसे एजोटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है और राइजोबियम लेगुमिनेसेरम है। ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं कि भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप सोचेंगे कि स्थिरीकरण कैसे होता है ना? तो स्थिरीकरण में क्या है कि जैसे जो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेड़ पौधों का जो अवशेष होता है और इसके बाद जो जानवरों का मलमूत्र होता है उनका विघटन करते हैं। तो विघटन करने के फलस्वरूप क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है वो सरल अणुओं में बदल जाता है। ठीक है, और ये फिर जब बदल जाएगा तो वहाँ पर नाइट्रेट उपस्थित हो जाएगा और पौधे उसी को ग्रहण करके वृद्धि करते हैं। देखिए, खेतों की जो जुताई होती है, तो खेतों के जो फसल कटने के बाद जो अवशेष होते हैं वे अवशेष नीचे चले जाते हैं। फिर फसल बोते हैं, फिर जब जुताई होती है तो वो नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। तब तक जो होता है कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है और वही खाद जो होती है ना, वही भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। एक हो गया कृषि के क्षेत्र में हो गया। दूसरा जो इसमें होता है ना कि देखिए डेयरी में, किसमें, डेयरी में क्या है कि देखिए स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस होती है या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, तो दूध में जीवाणु पाया जाता है। तो ये जीवाणु जो होते हैं लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर देते हैं। तो किण्वन करने के बाद क्या करते हैं कि वही दूध को दही में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, दूध को दही में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा जो होता है इसमें और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में सिरका उद्योग है। ठीक है, सिरका में क्या होता है कि गन्ने का जो रस होता है हैं, तो उसमें जब उसको हम कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो उसमें जीवाणु एक होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, ये जीवाणु क्या होता है कि उस गन्ने की शर्करा को, घोल को एसिटिक अम्ल में क्या करता है, बदल देता है। तो जब एसिटिक अम्ल में बदल देगा तो उससे सिरका क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक, तीसरा होता है कि एल्कोहल। देखिए, जो फलों वगैरह का रस होता है, फलों वगैरह का रस है ना, या शर्करा का घोल से जो होते हैं एल्कोहल, एसीटोन, उसका निर्माण होता है। तो ये जीवाणुएं जो होती है इसको फर्मेंट कर देती है और फर्मेंट के द्वारा जो होता है एसीटोन और एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी तरह से तंबाकू उद्योग में, जो तंबाकू में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है ना, वो भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु के द्वारा होता है, जिसके कारण तंबाकू में विशेष प्रकार की खुशबू आती है। इन जीवाणुओं के द्वारा किण्वन कराया जाता है, तब उसमें विशेष प्रकार की खुशबू आती है। फिर औषधियों के क्षेत्र में है चौथा, औषधियों के क्षेत्र में, ये औषधियों के क्षेत्र में है। तो औषधियों में क्या है कि बहुत से ऐसे जीवाणु हैं जिनसे प्रतिजैविकी जैसी औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए, इसे क्या होता है कि प्रतिजैविकी स्ट्रेप्टोमाइसिन्स है, सबटिलिन है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इन जीवाणुओं से बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन्स वगैरह जो होता है, ठीक, वो जीवाणुओं के द्वारा होता है, बनाया जाता है। टेरामाइसिन है, ये भी
जीवाणुओं को बनाया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन है, ये भी एरिथ्रोमाइसिन जो होता है टाइफाइड वगैरह में वो उपयोग किया जाता है, डिप्थीरिया में उपयोग किया जाता है, तो उसका जो होता है इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कई प्रतिजैविकियाँ हैं जिनका जो होता है उपयोग होता है। अब हानिकारक क्रियाओं में क्या होता है कि देखिए, हानिकारक क्रियाओं में क्या है कि मनुष्य में रोग, तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, है ना, जितने भी ये जीवाणु हैं, ठीक है, ये मनुष्यों में क्या रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए एक शॉर्टकट हम होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी आप उस क्वेश्चन को बीट कर सकते हैं। देखिए इसमें होता है कि जीवाणु से होने वाले रोग, इससे क्या होता है हानिकारक क्रियाओं में हानिकारक क्रियाएं, हानिकारक क्रियाओं में क्या है, नंबर 1 मनुष्य का रोग, जो मनुष्यों में होते हैं। ठीक, देखिए इसका एक ट्रिक फार्मूला है, टार्डनी टिकोत खां प्ले है। टा से टाइफाइड, डी से डिप्थीरिया, नी से निमोनिया, टी से टिटेनस, को से कॉलरा, ता से तपेदिक, खां से खांसी या काली खांसी, प्ले से प्लेग, है से हैज। ये जीवाणुओं से, जीवाणु द्वारा जो होता है ये होने वाले रोग हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो ये तो जीवाणु जनित रोग हो गया। अब दूसरा जो होता है इसमें कि देखिए जीवाणु के द्वारा भी क्या होता है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भोजन को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 क्या होता है, भोजन का नाश। ठीक, जैसे क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम है, ये क्या होता है कि जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, मांस है, दूध है, फल, प्रोटीन विटामिन्स जो है ना, इनको क्या करती है, मांस, मछली, फल, मक्खन, ये सबको क्या करती है, नष्ट कर देती है। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम ये होता है, लिख देते हैं क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, इसको स्मॉल में लिखते हैं। स्पीसीज हमेशा पहला लेटर स्मॉल में लिखा जाता है, बोटेलिनम। ठीक, ये जीवाणु जो होता है खाद्य पदार्थों को नष्ट करता है। तो एक ही होता है। दूसरा होता है कि जंतुओं में रोग। तीसरा जो होता है जंतुओं में रोग। जंतुओं में रोग जो होता है कि जैसे जिसके भेड़ का एंथ्रेक्स रोग है, या जानवरों में खुरपका, मुंहपका जो रोग होता है ना, ये जानवरों में बहुत होता है। ठीक है, खुरपका, मुंहपका ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। और उसी तरह पादपों में भी रोग होता है। पादपों जैसे आलू का सैथिल रोग है, और क्या कहते हैं नींबू का कैंकर रोग है, गेहूं का जो होता है तेंदू रोग है। तो ये सब रोग जो होते हैं पादपों में होते हैं और पादप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसका हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है निर्जमीकरण, पूछा बहुत जाता है।
निर्जमीकरण, इम्पोर्टेंट है निर्जमीकरण। निर्जमीकरण को इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, STERILIZATION, स्टेरिलाइजेशन ये कहते हैं, निर्जमीकरण कहते हैं। तो देखिए निर्जमीकरण क्या है, इसमें होता है कि किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतया समाप्त करने की क्रिया को निर्जमीकरण कहते हैं। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, ऑपरेशन थिएटर में जब सर्जरी होती है, शल्य क्रिया होता है, तो शल्य क्रिया में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, प्रयोग होते हैं, है ना, तो उन उपकरणों को क्या होता है कि एक यंत्र होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑटोक्लेव। क्या कहते हैं, ऑटोक्लेव या कहते हैं प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि 100 जो होता है 10 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 मिनट, 15 मिनट है ना, तक गर्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जीवाणु उसमें से नष्ट हो जाते हैं, तब उन उपकरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निर्जमीकरण हो गया। देखिए अब आप लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं कि जैसे अब आप क्या करिएगा कि अपने से आप पढ़िएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, हम लिख देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, रीड करना है, रीडिंग क्या करना है, माइकोप्लाज्मा का और एक्टिनोमाइसीटीज का, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, इसको आप पढ़ के उसका आप नोट्स इसका भी तैयार करेंगे। तो देखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखना है, माइकोप्लाज्मा के लक्षण लिखना है, हम यही लिख देते हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में तो लिखना ही है। उसके बाद इसमें लक्षण माइकोप्लाज्मा के, फिर होता है कि रोग, ठीक, फिर महत्व, ये 2 the 4 पॉइंट्स जो होते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में पहले लिखना है कि माइकोप्लाज्मा है क्या, फिर उसके लक्षण लिखने हैं, फिर रोग लिखना है, फिर महत्व लिखना है। इसी प्रकार से एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।